సభలో ఉన్నటువంటి అనేక మంది మన మైనారిటీ సోదరులందరికీ హృదయపూర్వకంగా నమస్కారం. ముఖ్యంగా గౌరవనీయులు पूरा उर्दू में बोल, बिल्कुल तेलुगु नहीं चाहिए. अस्सलाम वालेकुम. मंच पे हाजिर हमारे एमएलए साहब शकील भाई है, हमारे आबिद रसूल खान साहब है, खासकर हैदराबाद से आए हैं. तारिक भाई हमारे टीआरएस पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी, एल्लमन्ना हमारे चेयरमैन साहब, हमारे आयशा मैडम है, सुनीता मैडम है, और बाकी हमारे सब रामकिशन राव साहब है और हमारे लाइक साहब है. सभी जिम्मेदाराना लोग हर एक जमात से यहाँ पे है. खासकर मुफ्ती जब्बार साहब है, जाबिर साहब है. ये कौन लिखे भाई, बिल्कुल समझ में नहीं आता. आबिद भाई आप लिखे. जा मोहम्मद मसूदी साहब है, मौलाना करीमुद्दीन कमाल साहब है, मौलाना बाकी साहब है, समी साहब है, सुल्तान साहब है, और हमारे तमाम टीआरएस पार्टी के लीडर यहाँ पे मौजूद है. और उन सबसे ज़्यादा हमारे बहन इतने बड़ी तादाद में आज आए हैं. आप सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ. मेरू संगम बोधन के यूनानिमस एक रेजोल्यूशन पास करके आए हैं. आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ. साथ में हमारे सुन्नी शराई काउंसिल बोधन से भी यूनानिमस रेजोल्यूशन आपने पास किया है. आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ. कलदुर्की के जमा मस्जिद भी आप यूनानिमस रेजोल्यूशन लेके आए हैं. आपका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ. मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़ात्मे नबुव्वत बोधन से कम्प्लीटली यूनानिमस जमायत उलमा हिंद से यूनानिमस रेजोल्यूशन लेके आए हैं. आपका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ. और आज ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, इलेक्शन का माहौल है, तो हमें सिर्फ इतना सोचना है कि इस मर्तबा जो पार्लियामेंट का इलेक्शन हो रहा है, इस इलेक्शन में हमें वोट किसको देना चाहिए. मैं हमारे भाइयों से बहनों से इतना ही गुजारिश करना चाहती हूँ कि टीआरएस पार्टी का हुकूमत किस तरीके से चल रहा है पिछले 5 सालों में आपने देखा है. जिस तरीके के अलग अलग स्कीमात माइनॉरिटियों के लिए बनाए गए हैं वो सबसे आप वाकिफ़ है. लेकिन फिर भी आपको याद दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे बहन इतने बड़े तादाद में हैं. मैं आपको केसीआर साहब के नज़रिया हमारे बहनों के तरफ कैसा है ये पहले बताना चाहती हूँ. केसीआर साहब और टीआरएस पार्टी मान के ये चलते हैं कि बेटियां हमारी अल्लाह के रहमत होते हैं. एक मर्तबा हजरत मूसा, उन्होंने अल्लाह से पूछा कि अल्लाह आप बेहद खुश होते हैं तो आप क्या करते हैं. तो अल्लाह ने फरमाया कि मैं बहुत खुश होता हूँ तो बारिश बरसाता हूँ. फिर वापस हजरत मूसा ने वापस पूछा, अल्लाह आप और ज़्यादा खुश होते हैं तो क्या करते हो. तो अल्लाह ने फरमाया मैं बेहद जब खुश होता हूँ, बहुत खुश होता हूँ तो बेटियाँ पैदा करता हूँ. इस तरीके का हमारे माशरे में इस तरीके का मुकाम हमने अपने बेटियों के लिए कायम करके रखा है. इतने इज्जत से, इतना रिस्पेक्ट से हमारे बेटियों का हम ख्याल करते हैं. इसीलिए केसीआर साहब ने कहा कि हमारे बच्चों का शादी टीआरएस पार्टी, टीआरएस गवर्नमेंट के तरफ से ही हम करेंगे, तेलंगाना गवर्नमेंट के तरफ से करेंगे. और पिछले 5 सालों में मैं बहुत फख्र के साथ आपको बताना चाहती हूँ, गरीब घर के 1 लाख से ज़्यादा हमारे मुसलमान लड़कियों का शादी टीआरएस पार्टी के सरकार के तरफ से हुआ है. लेकिन ये शादी पहले भी किया जाता था कांग्रेस के हुकूमत में भी, लेकिन उस टाइम सभी लोगों को एक साथ बिठा के एक एग्जीबिशन बना के एक फोटो निकाल के एडवर्टाइजमेंट जैसा, मार्केटिंग जैसा हालत थी. अब केसीआर साहब का नजरिया यह है कि शादी अगर हो रहा है
तो एक प्राइवेट अफेयर है, उसको रेस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना है और उसी तरीके से आज हमारी गवर्नमेंट ट्रीट करती है। हमारे इतने बहनें आज यहाँ पे बैठे हैं, आप जानते हैं पहले भी पेंशन देते थे, 200 रुपये का पेंशन देते थे, लेकिन किस तरीके से देते थे? एमआरओ के ऑफिस के सामने लाइन लगा के सबको खड़ा होना पड़ता था, बाद में 200 रुपये का पेंशन मिलता है। लेकिन आज वैसा नहीं मिलता है, वजीफा सीधा सीधा अपने बैंक अकाउंट में आता है। जैसे कुछ भी स्कीम टीआरएस सरकार से होती है, सभी स्कीम में हमारे गरीब लोगों का, हमारे माइनॉरिटियों का, हमारे माँ बहनों का डिग्निटी को कायम रखते हुए, उनके इज्जत का ख्याल रखते हुए सीधा सीधा स्कीम आपके हाथ में पहुंचता है। जो भी स्कीम आप उठा के देख लीजिए। और एक स्कीम हमने हाल ही में शुरू किया है, एक नया स्कीम है, इसके जरिए माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से पूरे तेलंगाना में 6000 हमारे बहनों को 12,000 रुपये को जो सुइंग मशीन होता है उसको फ्री में दिया गया है। इसमें 1 रुपया भी वापस सरकार को देने का नहीं है, 1 रुपया भी लोन नहीं है। हमारे बहनों ने इतने बड़ी तादाद में ये स्कीम लेके, सुइंग मशीन्स लेके आज अपने शोहर के साथ घर को चलाने में, हाथ बटाने में आगे है। और साथ में हम जानते हैं कि कई हमारे मुसलमान नौजवान तालीम से दूर थे, पढ़ नहीं सके, तो ऐसे नौजवानों को हमने उठाया, हमने पिकअप किया गवर्नमेंट के तरफ से। 3000 ऐसे नौजवान जो ज़्यादा पढ़ नहीं लिख सके, उनको लेके स्विफ्ट डिज़ायर करके एक गाड़ी होती है, वो 8 लाख रुपए की गाड़ी है। ऐसे 8 लाख रुपए की गाड़ी 3000 आज इस तेलंगाना के हुकूमत के जरिए से नौजवान बच्चों को रोजगार के वास्ते दिया गया। उसमें सीधा सीधा 5 लाख रुपए गवर्नमेंट के तरफ से बैंक अकाउंट में चले गया। बाकी एक 50,000 था, वो कार की कंपनी ने माफ कर दिया क्योंकि हुकूमत ने 3000 गाड़ियां एक साथ खरीद ली। तो आज ये नौजवान जो पढ़ नहीं सके, डिग्री उनका खत्म नहीं हुआ, आज मैं बहुत फख्र के साथ और बहुत खुशी के साथ एक बहन के जैसा बोलना चाहती हूँ, 40 से 50,000 रुपया पर महीने ये लड़के कमा रहे हैं। ऐसे ही हम चाहते हैं जो बच्चे पढ़े लिखे हैं ऑलरेडी, उनको जो पीजी करना है, उनको अलग अलग कंट्रीज में जाना है, उनके लिए आप जानते हैं स्कॉलरशिप का स्कीम केसीआर साहब ने शुरू किया, जिसमें 20 लाख रुपए का रकम दिया जाता है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, मुझे भी केसीआर साहब ने अमेरिका भिजवाया था, पढ़वाया था, मेरे लिए भी उन्होंने फीस भरी थी, लेकिन कभी फीस वापस मुझसे नहीं लिया केसीआर साहब ने। केटीआर साहब है, हमारे भाई है, उनको भी अमेरिका भिजाया था केसीआर साहब ने, लेकिन उनके पास से भी फीस कभी वापस नहीं मांगी थी। तो जब अफसर बोले, आईएएस ऑफिसर बोले, इनसे पैसा वापस ले लो, जो बच्चों को हम भिजाते हैं इनसे वापस ले लो नौकरी मिलने के बाद, तो केसीआर साहब ने इतना ही पूछा, क्या ये बच्चे मेरे बच्चे नहीं है? इनको मैं विलायत भिजाऊंगा तो उनसे पैसे मैं वापस कैसे लूंगा? इस तरीके का सोच रखती है हमारी हुकूमत। हमारी हुकूमत मुसलमानों के साथ वोट के लिए नहीं जुड़ा है, मुसलमानों के साथ एक एडवांटेज के लिए नहीं जुड़ा है, मुसलमानों के साथ और क्रिश्चियन के साथ, माइनॉरिटी के साथ आज इसलिए जुड़ा है क्योंकि घर में अगर सबसे छोटा भाई होता है तो उसका सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। इस हमदर्दी के साथ, इस एक इंटरेस्ट के साथ आज टीआरएस पार्टी जुड़ी है। और बहुत सारे ऐसे स्कीमात है, आपको मालूम है, स्कीमों के बारे में ज़्यादा मैं बताना नहीं चाहती हूँ, एक दो मैंने मिसाल के तौर पे पेश किया, क्योंकि आपको आज ये बात समझनी है कि जो कांग्रेस पार्टी आज चला रही है बातें कि टीआरएस पार्टी कल को एमपी जीतेंगे तो बीजेपी के साथ चले जाएंगे। जो आदमी, जो लीडर, जो शख्सियत इस तरीके का नजरिया मुसलमानों के तरफ रखने वाले, आप मुझे बताइए, प्रैक्टिकली सोच के बताइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हमारे मुसलमान इंटेलेक्चुअल्स भी है बोधन के, प्रैक्टिकली सोच के बताइए, इतना प्यार, इतने लगाव से काम करने वाले इंसान आपको छोड़ के बीजेपी के साथ क्यों जाएंगे? एक बार छोड़े तो वापस कभी आ सकते हैं क्या? क्यों जाएंगे? तेलंगाना रियासत का पॉपुलेशन क्या है, हमारे तहजीब कैसा है, हमारा कितना पुराना रिश्ता है। अलहदा तेलंगाना जब नहीं बना था, तहरीक में हम थे, उस टाइम से लेके आज तक हमेशा मुसलमान तेलंगाना के फॉर्मेशन के टाइम से भी केसीआर साहब के साथ है। मैं आपसे अदबन गुजारिश करती हूँ, आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब आप ऐसी बातें सुनते हैं कि केसीआर साहब आपको छोड़ के बीजेपी के साथ जाएंगे, तो बिल्कुल इस पे विश्वास मत कीजिए, क्योंकि बीजेपी एक फिरका परस्त जमात है और टीआरएस एक सेक्युलर जमात है।
सेक्युलर जमात रहेगा, बीजेपी की तायद बिल्कुल नहीं करेगा। मैं आपसे यही बताना चाहती हूँ कि मुसलमानों में और केसीआर साहब में दूरी पैदा करने का, हमें जुदा करने का एक साजिश चल रही है। कांग्रेस पार्टी का हालत आज आप देखिए, निजामाबाद के हल्के से यहाँ पे मधु यास्की साहब है कैंडिडेट। इस पूरे कैंपेन में कहीं दिखे क्या आपको? कहीं कभी आए बोधन में? कहीं नहीं दिख रहे, वो बिल्कुल फरार है मैदान से। अब ऐसे आदमी से, ऐसे जमात से हमें क्यों लगाव रखना चाहिए? बोधन के मुसलमानों को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आप सोचिए, हमने कांग्रेस को वोट दिया है, लगातार दिया है, बार बार दिया है, 70 साल कांग्रेस पार्टी का हमने साथ दिया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमें क्या दिया ये सोचिए। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करके बताती हूँ, आज पूरे मुल्क में हमारे 36 करोड़ आबादी है मुसलमानों की। 36 करोड़ आबादी है तो 4000 करोड़ का आज हमारा बजट है पूरे मुल्क के लिए। लेकिन तेलंगाना में हमारा 70 लाख आबादी है मुसलमानों की, हमारी बजट 2000 करोड़ की है। तो आप ये फर्क को जानिए, इसके बारे में गौर कीजिए, इसके बारे में सोचिए। आज अगर ऐसे केसीआर साहब कल को मुल्क के हुक्मरानी में अपनी बात चला पाएंगे तो तेलंगाना के मुसलमानों के साथ साथ पूरे 36 करोड़ हिंदुस्तान के मुसलमानों में भी बहुत तब्दीली आ सकती है, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करके बताती हूँ कि आज के दौर पे नरेंद्र मोदी जी का सरकार का ग्राफ गिर रहा है और गिरते ही रहेगा। और कांग्रेस पार्टी पूरे इंडिया में कहीं भी वो लोग एक विजन के साथ बात नहीं कर रहे, कुछ बता नहीं पा रहे कि देश के लिए वो क्या करेंगे। तो कोई जैसा निजामाबाद हल्के में कांग्रेस की आज हालत है, पूरे मुल्क में उनकी हालत वैसा ही है। तो एक गैप है जिसमें पूरे रीजनल पार्टीज जैसे टीआरएस जैसे अलग अलग रीजनल पार्टीज है, उनके लिए एक बहुत बड़ा चांस है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करके ये बताना चाहती हूँ, आज 40% वोट पूरा हिंदुस्तान का रीजनल पार्टीज के पास है। तो कल को चांस ये है कि फेडरल फ्रंट आगे आएगा, जिसमें बीजेपी नहीं होगा, जिसमें कांग्रेस नहीं होगा, और अपनी हुकूमत मरकज में बनने की पूरी चांसेस है। और ऐसे तारीख मौका को हमें आज से गंवाना नहीं चाहिए। मैं बोधन के सारे मुसलमान भाइयों से अपील करना चाहती हूँ, ये बहुत अच्छा मौका है, हमारी बात मरकज के हुक्मरानी में चलाने वाली बात है। और अगर चला पाएंगे वहाँ पे हमारी बात, तो पूरे 36 करोड़ हमारे मुसलमान आबादी का इस मुल्क में बहुत अच्छे तरीके से हम मदद कर पाएंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करके ये बताना चाहती हूँ, जैसे मौलाना ने कहा था कि जब कभी हमारे मजहबी इश्यूज पार्लियामेंट में आते हैं, आप बात करिए या तो वॉकआउट करिए। पिछले बार हमने वही किया था साहब, जब ट्रिपल तलाक का बिल बिना बताए आधे घंटे में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया तो हमने वॉकआउट ही किया था। और आगे चल के मैं आपको बताना चाहूंगी, केसीआर साहब ने लॉ कमीशन को एक लेटर लिखा है, ये कहते हुए कि कोई भी मजहबी इश्यू में हमें दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए। सियासतदान का काम है तरक्की के बारे में बात करें, सियासतदान का काम है गरीबी हटाने वाली बात करें, सियासतदान का काम है लोगों के डेवलपमेंट के लिए बात करें, मजहबी मामले में दखल अंदाजी ना दे। ये हमारी स्टैंड है, कल भी हमारी स्टैंड यही रहेगी। और मजहबी इश्यूज में कभी भी टीआरएस पार्टी दखल अंदाज नहीं करेगी, ना किसी पार्टी को करते हुए हम देखेंगे। हम बराबर अपोज करेंगे, लोकसभा में होने दीजिए, राज्यसभा में होने दीजिए, जितने आप शक्ति हमें देंगे, जितने आप स्ट्रेंथ हमें देंगे, वो पूरा स्ट्रेंथ यूज करके हम अपोज करेंगे। और साथ में आपने 12% रिजर्वेशन की भी आपने बात किया है, 12% रिजर्वेशन का हमने असेंबली में पास किया है। जितना हमारे हाथ में था हमने हमारा पूरा कमिटमेंट के साथ स्टेट में काम किया है। कल को मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि फेडरल फ्रंट का गवर्नमेंट आएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बराबर 12% रिजर्वेशन का बिल पास होगा, और उसके लिए हम पूरा जोर भी लगाएंगे। मैं आपसे क्या टाइम हो गया, आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करके कहना चाहूंगी, एक एमपी सीट के लिए आपने पहले भी मुझे सपोर्ट किया, जिताया, तो मैंने पार्लियामेंट में जितने हद तक बात कर सकती, जितने हद तक मेरे पूरा एनर्जी यूज करके अपने हल्के के मसाइल सॉल्व करने का कोशिश मैंने किया। इसीलिए निजामाबाद पेद्दपल्ली रेलवे लाइन भी आज कायम हो गया है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ, बोधन बीदर का जो रेलवे लाइन है, मैं और बीबी पाटिल साहब दोनों ने बहुत इसके लिए कोशिश किया है, उसका सर्वे भी खत्म हो चुका है।
इसके लिए फंड्स एलोकेट करने का मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा और बराबर ये फंड्स एलोकेट करके रहेंगे। और साथ में जो भी छोटे छोटे रेलवे के रिलेटेड आपने इश्यूज बताए वो कोई बड़ी बात नहीं है, हम उसको सॉल्व करेंगे और उसके लिए काम भी करेंगे। और साथ में मैं आपको इतना ही बताना चाहती हूँ कि आज इस हलके में, निजामाबाद के हलके में एक स्पेशल सिचुएशन है जहां कांग्रेस पार्टी जैसे नेशनल पार्टी मैदान छोड़ के भाग चुकी है। बीजेपी जैसा पार्टी ये आज कंपटीशन में है। वैसे तो कंपटीशन में है नहीं, लेकिन दूसरा नंबर पे कोई है नहीं, तो बाय डिफॉल्ट वो आज है। और बीजेपी के बारे में सिर्फ 2 मिनट में आपसे बात करना चाहूंगी। बीजेपी सरकार ने हुकूमत में आने से पहले हमसे वादा किया था कि देश के बाहर जो काला धन है उसको वापस लेके आएंगे और सारे गरीबों में 15-15 लाख रुपए बांटेंगे। किसी को मिला क्या 15 लाख? मिला? नहीं मिला ना। बाद में उन्होंने ये भी वादा किया था कि 33% वुमेन का रिजर्वेशन भी लाके देंगे। अब तक उनका मेजॉरिटी था हर एक हाउस में, कोशिश भी उन्होंने नहीं किया। बाद में उनके प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, अभी असेंबली के हलके का जो इलेक्शन हुआ यहाँ पे निजामाबाद में आए और इतना सफेद झूठ बोल के गए, ये बोलने लगे कि हमारे तेलंगाना में करंट नहीं है। मैं अब उनको क्या बताऊं, है कि नहीं हमारे तेलंगाना में? तो एक के बाद एक बीजेपी के पार्टी का बड़े से बड़े लीडर से लेके छोटे से छोटा कार्यकर्ता तक झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। इसीलिए बीजेपी पार्टी का हमने नाम बदल दिया। बीजेपी का मतलब भारतीय जनता पार्टी नहीं है, अब भारतीय झूठा पार्टी है। ऐसे पार्टी के ऊपर हमें एतबार नहीं करना चाहिए, ऐसे पार्टी के ऊपर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। और अगर कोई बाई मिस्टेक भी बीजेपी को सपोर्ट करने वाला है तो हमें उसे पकड़ के लेके आके बीजेपी को खत्म करने के लिए काम करना है। और हमने एक काम किया है असेंबली के इलेक्शन में, उनके 5 एमएलए थे, आज उनको 1 पे लाके खड़ा कर दिया। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ, कल को अगर मुल्क में कोई बीजेपी को टक्कर दे सकता है वो सिर्फ और सिर्फ टीआरएस पार्टी है, सिर्फ और सिर्फ केसीआर साहब है। उनकी जो विजन है, उनकी जो ताकत है, उनकी जो काम करने की सिंसियरिटी है, इसके इन जैसे लीडर की कल को मुल्क में जरूरत है। और राहुल जी के जैसे लीडर जो कोई विजन नहीं दे पा रहे इस कंट्री को, वो बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, नॉट ओनली इन निजामाबाद, पूरे तेलंगाना में आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को फोन करिए और रिक्वेस्ट करिए कि पूरे तेलंगाना में कांग्रेस को कहीं भी वोट नहीं डालना है, बीजेपी का मुकाबला करना है तो टीआरएस पार्टी ही करेगी। और यहाँ से जब 16 एमपी हम लेके जाएंगे तब भी हम ये काम कर पाएंगे। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आपने एक बार मुझे मौका दिया, मैंने जितने मेरे हक में काम था, जितने मेरी एनर्जी थी, उससे मैंने काम किया और आगे चल के भी मैं ऐसा ही काम करूंगी। और आज यहाँ पे हमारे क्रिश्चियन भाई हैं, रेवरेंड देवसायम साहब है सीएसआई के पास्टर, और हमारे क्रिश्चियन सारे भाई बहन हैं, उन सबका भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के चर्चेस बनाने में या प्रेयर करने में, सारे हमारे रिचुअल्स बनाने में आसान करने के लिए केसीआर साहब ने हर एक रूल को बदला है और बहुत सारे चर्चेस बनाने के लिए ऑलरेडी फंड्स दे चुके हैं और आगे चल के भी देंगे। चाहे वो मस्जिद बनाने के लिए होने दीजिए, ईदगाह बनाने के लिए होने दीजिए, कब्रिस्तान के लिए होने दीजिए। टीआरएस पार्टी, टीआरएस हुकूमत बराबर आप सबके साथ खड़ी है। मैं यही बात कहते हुए आप सबसे मैं अपने बात को खत्म करती हूँ और आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि इस आने वाले इलेक्शन में 1 ईवीएम के बदले 12 ईवीएम आए, तो आप सबको जरा बताइए, पहले ईवीएम में दूसरे नंबर पे कार का निशान है, तो कार के निशान पे वोट दीजिए और टीआरएस पार्टी को आप सपोर्ट कीजिए। भले ईवीएम में अपना नंबर 2 होगा, लेकिन रिजल्ट में अपना अव्वल नंबर होना चाहिए। इस चीज के हम कोशिश करेंगे। वोट के साथ दुआ भी दीजिए। शकील भाई बोल रहे हैं, मैं तो ये बोलती हूँ कि दुआ करके आके वोट दीजिए, दुआ करिए।